हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं आपके लिए। आज हम सिविल सर्विसेज के बारे में एक छोटा सा रिवीजन वीडियो देखेंगे। राइट, सिविल सर्विसेज डे सबसे पहले तो 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या होता है? इट सेलिब्रेट्स ऑल द सिविल सर्वेंट्स, जो लोग अपनी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं देश के लिए, और उनकी जो कमिटमेंट है टू पब्लिक सर्विस उसको रिन्यू करने की कोशिश करता है, और उनका जो एक्सेलेंट काम है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको रिवॉर्ड करता है आज का दिन। तो आज के दिन सिविल सर्विसेज डे पे प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिए जाते हैं। 3 फील्ड में दिए जाते हैं। अगर इंडिविजुअल अवार्ड है तो प्राइज मनी 1 लाख है। अगर किसी एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को मिला है तो 5 लाख रुपीज रिवॉर्ड है, सब्जेक्ट टू 1 लाख रुपीज पर पर्सन टू बी द मैक्सिमम। राइट, तो ये है क्यों मनाया जाता है, वाई। 1947 को 21 अप्रैल के दिन सरदार पटेल ने ऑल इंडिया सर्विसेज का जो सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट था या जो काडर था वो इनॉग्रेट किया था, उनको एड्रेस किया था ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल में, जो उस टाइम पे मैटकैल्फ हाउस में था दिल्ली में। उनको एड्रेस किया, उनको प्रेरित किया, प्रोत्साहन दी, और उनको इंस्पायर किया कि आप वो हैं जिन्होंने देश को अभी तक चलाया है, देश को चलाने में आप आगे भी हमारी हेल्प करें। और कॉन्ट्ररी टू व्हाट योर प्रीवियस एलिजियंस वॉज, हो सकता है कि पहले आप अपने कॉलोनियल मास्टर्स को सर्व करते थे, लेकिन आज से आप नेशन बिल्डिंग की तरफ लगेंगे और आपको सर्व करना है एज दी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। राइट, तो ये आइकॉनिक जो स्पीच थी सरदार पटेल की, ये 21 अप्रैल 1947 को थी। राइट, एंड इस को सेलिब्रेट करने के लिए हम सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। आज जो मेटकैल्फ हाउस है वहां पे डीआरडीओ के मल्टीपल डिविजन्स के ऑफिसेज हैं। राइट, ये सिविल सर्विसेज डे की कहानी। इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में जानते हैं। तो कब शुरुआत हुई, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, देखते हैं। सबसे पहले तो कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो पहले थे हु ब्रॉट सिविल सर्विसेज इनटू एग्जिस्टेंस। राइट, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स होते थे जो उनके कहने पे काम करते थे। कॉर्नवालिस ने सोचा कि मैं ये जो ऑफिसर्स हैं इनका एक कार्डर तैयार करता हूं जो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। सो ही ब्रॉट द इंडियन सिविल सर्विसेज इनटू एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज्ड देम। ऑर्गेनाइज करने के लिए और करप्शन चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, सिविल सर्वेंट्स की सैलरी बढ़ा दी ताकि कोई करप्शन करने का इंसेंटिव नहीं हो। प्राइवेट ट्रेड के अगेंस्ट रूल्स बना दिए ताकि प्राइवेट ट्रेड नहीं करें और जो भी काम करें वो कंपनी के लिए करें। राइट, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के लिए करें। प्रेजेंस और ब्राइब्स प्रोहिबिट कर दिए और कहा कि सीनियरिटी के बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलेगा, ना कि पेट्रनेज के बेसिस पे। तो आप बेझिझक अपना काम करते रहें, सीनियरिटी के बेस पे आपको प्रमोशन मिलता रहेगा। देन वेलेस्ली आए। तो वेलेस्ली ने क्या किया, इन सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज सेटअप किया ईयर 1800 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। ईस्ट इंडिया कॉलेज उन्होंने सेटअप किया हेलीबरी में, इंग्लैंड में, और वहां पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम 2 साल की ट्रेनिंग देंगे जो भी नए रिक्रूट्स हैं उनको। तो ये जो नए रिक्रूट्स थे ये प्योरली पेट्रनेज बेसिस पे थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसको कह देते थे कि हाँ जी आप आ जाइए, वो इंडियन सिविल सर्वेंट का पार्ट बन जाता, इंडियन सिविल सर्विसेज का पार्ट बन जाता था टू वर्क फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेटर ऑन ऐसा हो गया कि मेरिट इंट्रोड्यूस हो गया, बट मेरिट भी पेट्रनेज के बेसिस पे ही चला कि अच्छा पेट्रनेज के बेसिस पे आपने 50 लोगों को बोल दिया और वही 50 लोग टेस्ट देंगे और उनमें से हम 15, 20, 25 सिलेक्ट कर लेंगे। राइट, तो अभी भी कंप्लीटली मेरिटोरियस नहीं हुआ है, अभी भी इंडियंस अलाउड नहीं है। 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसने क्या किया, कोवेनेंटेड पोस्ट जो थी कंपनी की, राइट, कोवेनेंट सिविल सर्विसेज। तो कोवेनेंटेड पोस्ट वो थी जिनमें 500 पाउंड से ज्यादा की आप सैलरी कमाते थे सालाना। तो इस एक्ट ने कहा कि अगर आप 500 पाउंड से ज्यादा की सैलरी कमाते हैं सालाना तो आपकी कोवेनेंटेड पोस्ट है, और वहां पे
सिर्फ और सिर्फ जो यूरोपियंस हैं वही अपॉइंट किए जाएंगे, वहां पे इंडियंस नहीं अपॉइंट किए जाएंगे। तो शुरू से ही इंडियंस के अगेंस्ट बायस था। क्या रीजंस थे कि इंडियंस को नहीं एस्टैब्लिश करना चाहते थे? वेरी रेसिस्ट रीजंस, वेरी कॉलोनियल रीजंस। कि एक तो यही कि ब्रिटिश इंटरेस्ट सर्व करने हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इंग्लिश लोग ही हों। दूसरी चीज, इंडियंस इनकेपेबल हैं, अनट्रस्टवर्दी हैं और ब्रिटिश इंटरेस्ट्स की तरफ इंथुजियास्टिक नहीं है, अगर आप कह सकें तो, राइट। और तीसरा उन्होंने कहा कि यूरोपियंस के बीच में ही जब इतना कंपटीशन है तो इंडियंस को क्यों मौका दें इतनी हाई पेइंग जॉब्स के लिए, राइट। देन चार्टर एक्ट 1833 ने फाइनली कहा कि इंडियंस के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं उसको थ्रो ओपन कर दो। उन्होंने कह दिया, लेकिन ये जो क्लॉज था, ये जो प्रोविजन था, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। चार्टर एक्ट 1853 ने फाइनली कहा कि कंपनी की पेट्रनेज खत्म होगी और एक ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस होगा और उस कंपटीशन के तहत आगे की हम रिक्रूटमेंट्स करेंगे, राइट। फाइनली रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 आई क्वीन द्वारा, उसने कहा कि हमारी इंटेंशन है कि हम इंक्लूड करेंगे इंडियंस को फ्रीली एंड इम्पार्शियली इंडियन सिविल सर्विसेज में, राइट। देन 1861 का एक्ट आया, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861। तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि कोवेनेंटेड पोस्ट जो हैं वो तो रिजर्व्ड हैं, लेकिन एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है जो इंडियंस भी दे पाएंगे, बट वो एग्जाम इंग्लैंड में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और बेस्ड ऑन क्लासिकल लर्निंग ऑफ ग्रीक एंड लैटिन होगा। तो आप सोच रहे हैं कितने ज्यादा ऑब्स्टिकल्स डाल दिए। पहले तो कि इंग्लैंड में जाओ पेपर देने, दूसरी चीज इंग्लिश में पेपर दो, तीसरी चीज सब्जेक्ट्स क्या है? क्लासिकल लर्निंग ऑफ ग्रीक एंड लैटिन, समथिंग व्हिच द इंडियंस आर नॉट एट ऑल फेमिलियर विद, राइट। देन मैक्सिमम पॉसिबल एज जो 23 थी अटेम्प्ट देने की, वो 22 हुई 1860 में, 21 हुई 1866 में, और फाइनली लिट्टन ने काफी रिएक्शनरी स्टेप उठाया और इसको 19 कर दी। लेकिन फिर भी ये कंपटीशन ओपन होने के बाद, सिविल सर्विसेज एक्ट आने के 2 साल बाद ही सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज, राइट। देन 1878-79 में लिट्टन ने एक चीज इंट्रोड्यूस करी कॉल्ड दी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज की पोस्ट थी जिसमें यूरोपियंस को हम अपॉइंट करते थे, हायर पोस्ट थी जो, इसमें हम क्या करेंगे, 1/6 ऑफ दीज कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज पोस्ट को स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज कहेंगे, और ये जो 1/6 पोस्ट हैं इनको भरेंगे बाय इंडियंस ऑफ द हाई फैमिलीज थ्रू नॉमिनेशंस बाय द लोकल गवर्नमेंट। कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो बताएगी कि ये बड़े परिवार से हैं, इनको इस पोस्ट पे अपॉइंट कर दो, राइट। बट ये सिस्टम चला नहीं, सिस्टम फेल हो गया, इसको अप्रूवल नहीं मिला, ना ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, ना ही वाइसरॉय से। तो ये सिस्टम फेल कर गया और इसको अबॉलिश कर दिया गया, राइट। कामयाब नहीं हुआ। इवेंचुअली अगली मेजर जो रिकमेंडेशन आई वो 20th सेंचुरी में आई, ली कमीशन बिठाई गई सिविल सर्विसेज को लेकर रिकमेंडेशन देने के लिए। तो इस कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ही शुड कंटिन्यू टू हेड द रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, इरिगेशन ब्रांच के जो इंजीनियर्स हैं वो, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो कार्डर है वो, तीनों की रिक्रूटमेंट जो है शुड बी कंटिन्यू टू बी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राइट। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एजुकेशन हो गया, मेडिसिन हो गया लोकल लेवल पे, उनके लिए रिक्रूटमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करने दो, राइट। फिर उन्होंने क्या कहा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुरू कर दो इंडियन सिविल सर्विसेज में, और कोशिश करो कि अगले 15 साल में, यानी कि ये मिड 20s की बात हो रही है, एंड 40s तक 50-50 रेशो आ जाए यूरोपियंस और इंडियंस के बीच में। ऑल्दो ये रेशो अचीव नहीं हुई, बट 40s में जब जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट अपने जोरों शोरों पे थी एटसेट्रा, 40s में जब चार्ज्ड एटमॉस्फेयर था बहुत ज़्यादा और ब्यूरोक्रेसी का मोरल बहुत डाउन था,
तो रेशो काफ़ी हद तक बराबर आ गई थी, ऑल्दो एग्जैक्टली 50-50 नहीं थी। और इस एक्ट ने क्या कहा कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप करी जाए जो रिक्रूटमेंट के लिए सारे रूल्स एक्सेट्रा ड्रॉप करे, और वो इस्टेब्लिश करी गई। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में वो प्रोविजन दिया गया था, बट एस्टैब्लिश नहीं करी गई थी। उसको एस्टैब्लिश करने के लिए ली कमीशन ने कहा कि इसको फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो कहा गया था उसको एग्जीक्यूट किया जाए और ये पब्लिक सर्विस कमीशन बिठाई जाए, इस्टेब्लिश करी जाए, राइट। आगे आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसने फाइनली कहा कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप करी जाए और एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप करी जाए, ताकि रिस्पेक्टिवली वो फेडरल लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे रिक्रूटमेंट्स कर सकें, राइट। तो ये थी एवोल्यूशन। अब देखते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में एक दो की चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड करा दें कि 1863 में शुरुआत हुई कि सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन बने टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज, बट अभी भी एग्जाम इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। पहली बात इंग्लैंड में हुआ, दूसरी बात इंग्लिश लैंग्वेज में होना, तीसरी बात ग्रीक और लैटिन की लर्निंग के ऊपर आपको टेस्ट किया जाना, और चौथी बात जब तक लिट्टन आए, लिट्टन ने एज इसकी 19 कर दी। 19 साल की उम्र के बाद आप एलिजिबल ही नहीं है, मैक्सिमम एज 19। It became increasingly difficult for Indians to sort of even compete on a level playing field with the others in this examination. दूसरी चीज, जितनी भी की पोजीशंस थी पावर की, अथॉरिटी की, वो सब यूरोपियंस ऑक्यूपाई करते थे, वहां पे इंडियंस को नहीं बिठाया जाता था। 1918 के बाद में थोड़ा थोड़ा इंडियनाइजेशन शुरू हुआ कि सीनियर पोजीशंस में भी इंडियंस को पोजीशंस देनी शुरू करी उन्होंने, ना ही सिर्फ यूरोपियंस को। बट ये जो इंडियंस भी थे ये भी इसेंशियली इंडियन सिविल सर्वेंट्स थे, एक गवर्नमेंट को सर्व करते थे, और गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी और ब्रिटिश इंटरेस्ट ही परस्यू करती थी। तो इनडायरेक्टली ये जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स भी थे ये भी ब्रिटिश इंटरेस्ट की तरफ ही काम करते थे, क्योंकि उस गवर्नमेंट को सर्व करते थे, राइट। ये थी इवैल्यूएशन ऑफ सिविल सर्विसेज अंडर द ब्रिटिश रूल। तो इंडियन सिविल सर्विसेज की ब्रीफ कहानी यही। थोड़ा सा आपको अपने ऑनगोइंग कोर्सेज के बारे में बता दें। एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है जो आप ले सकते हैं अगर आप चाहें, जिसमें रेफरेंस वीडियोस हैं हर सब्जेक्ट के, करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, प्लस एवरीडे क्विजेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर पाएं तो कंप्लीट क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। दूसरी चीज जो चल रही है, आप सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स एनरोल कर सकते हैं, जिसमें उस सब्जेक्ट के रेफरेंस वीडियोस हैं, उस सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स वीडियोस हैं और उस सब्जेक्ट की क्विजेस हैं। अगर आप चाहें तो उसका एक वीडियोस प्लस टेस्ट सीरीज का भी बंडल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि आपने इकोनॉमी रिवाइज करनी है या एनवायरनमेंट करना है या साइंस एंड टेक करना है, तो उस सब्जेक्ट के वीडियोस प्लस उसी सब्जेक्ट के टेस्ट, राइट। इसके अलावा आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी एनरोल कर सकते हैं, पॉलिटी के टेस्ट, हिस्ट्री के टेस्ट, ज्योग्राफी के टेस्ट, या फिर आप कंप्लीट सिलेबस का जो फुल लेंथ टेस्ट है वो एनरोल कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट नहीं होंगे, सिर्फ कंप्लीट सिलेबस के 6 टेस्ट होंगे, राइट, जो आप प्रैक्टिस करके अपने आप को इवैल्यूएट करने में यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये थे आज का छोटा सा वीडियो आपके लिए अबाउट द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑनगोइंग कोर्सेज इन दीज टाइम्स ऑफ कोविड-19। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक ऐसे लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।